चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो हमने अध्याय की व्याख्या अच्छे से पढ़ ली है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। इस क्लास में हम पहले पार्ट के भीतर दिए गए प्रश्नों को और उसके बाद हम अभ्यास के दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। देखें, पेज संख्या 91 पर पहला प्रश्न दिया गया है, क्या डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। यानी हमें यह बताना है कि डोबेराइनर के जो 3 त्रिक थे, क्या उनमें से कोई तत्व न्यूलैंड के अष्टक में भी पाए जाते हैं अथवा नहीं पाए जाते, वो हमें बताना है। तो देखें, हाँ कि न्यूलैंड्स के अष्टक में भी त्रिक समूह पाया जाता है। कौन कौन सा? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीनों त्रिक के सदस्य न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी उपस्थित है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? यानी डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत था उसकी क्या कमियां थी, उन कमियों को हमें बताना है। तो कमियां क्या थी कि डोबेराइनर केवल 3 तत्वों के त्रिक को ही उस समय पहचान सके। यानी उस समय लगभग 36 तत्व ज्ञात थे, उनमें से डोबेराइनर केवल 3 तत्वों के त्रिक बना सके, यानी टोटल 9 तत्वों को ही वो जमा सके। और सभी तत्वों का वर्गीकरण भी उनके उस त्रिक सिद्धांत के अनुसार नहीं हो सका। अतः ये डोबेराइनर के सिद्धांत की क्या थी? कमियां थी कि डोबेराइनर ने जैसा त्रिक सिद्धांत दिया था वो सभी तत्वों पर लागू नहीं होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? हमें न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत था उसकी कमियां बतानी है। तो देखें, कमियां क्या थी? पहली कमी थी कि यह जो सिद्धांत था वो केवल कैल्शियम धातु तक ही लागू होता था, जो कि केवल हल्के तत्व थे। यह नियम भारी तत्वों पर लागू नहीं होता था। दूसरी कमी थी कि बाद में जो खोजे गए तत्व है वो इस नियम के अनुसार इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। यानी कि जिस समय न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत दिया उसके बाद जिन नए तत्वों की खोज हुई वो तत्व उस पुरानी सारणी से मेल नहीं खाते थे। ठीक है, ये दूसरी कमी थी। तीसरी थी कि न्यूलैंड्स के अनुसार केवल प्रकृति में कितने तत्व है? 56 तत्व। यानी जिस समय न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया था उस समय 56 तत्व ज्ञात थे। तो न्यूलैंड्स ने यह मान लिया कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है, इसके अलावा किसी तत्वों की खोज नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भविष्य में कई सारे तत्वों की खोज होती गई तो यह नियम क्या हो गया? यह नियम असफल हो गया। अगली कमी थी कि सारणी में तत्वों को सही ढंग से व्यवस्थित करने हेतु न्यूलैंड्स ने क्या किया? 2 तत्वों को एक साथ रख दिया जो बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। यानी कभी कभार तो उन्होंने क्या किया? समान तत्वों को एक जगह रख दिया, तो कभी कभी असमान तत्वों जिनमें कोई भी समानता नहीं थी उनको भी क्या कर दिया? एक साथ रख दिया। तो ये इनकी तीसरी कमी थी। चौथी, उस समय अक्रिय गैसों, यानी कि अक्रिय गैसों का मतलब हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन जैसी जो गैस है उनकी खोज नहीं हुई थी। तो जैसे ही इन अक्रिय गैसों की खोज हुई तो न्यूलैंड्स का ये अष्टक सिद्धांत क्या हो गया? ये असफल हो गया, यानी कि फेल हो गया। तो ये कुछ इनके सिद्धांत की कमियां थी जिस कारण आगे चलकर यह नियम पूरी तरह असफल हो गया। अगला प्रश्न है पेज संख्या 94 का पहला प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। यहां पर हमें कुछ तत्व दिए गए हैं और हमें उनके ऑक्साइडों का अनुमान बताना है कि इनसे किस तरह के ऑक्साइडों का निर्माण हो सकता है। तो पहला है पोटेशियम। तो पोटेशियम से बनने वाला ऑक्साइड है वो है K2O। दूसरा है कार्बन। यहां पर क्या है? कार्बन। तो यहां पर अगर कार्बन है तो यह हो जाएगा CO2। ठीक है, क्या होगा? CO2 हो जाएगा। फिर है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा? Al2O3। क्या होगा? Al2O3। फिर सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या होगा? SiO2। क्या होगा? SiO2। फिर बेरियम। तो बेरियम क्या होगा? बेरियम ऑक्साइड, BaO। तो इस प्रकार इन तत्वों के द्वारा बनने वाले ऑक्साइड है पोटेशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
सिलिकॉन ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? दो उदाहरण दीजिए। तो वो दो तत्व कौन कौन से हैं? एक था गैलियम, इसके अलावा स्कैंडियम और जर्मेनियम। ये वो दो तत्व है जिनकी खोज मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बाद में हुई और मेंडलीफ ने इनके लिए अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। और जब इन तत्वों की खोज हुई तो इन्हें मेंडलीफ की आवर्त सारणी में स्थान दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु के अनुसार क्या किया? अलग किया। उन्होंने समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। यानी मेंडलीफ ने उन तत्वों या परमाणुओं को एक साथ रखा जिनके भौतिक और रासायनिक गुण एक जैसे थे, और फिर उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को क्या किया? व्यवस्थित किया। पहले उन्होंने एक समान तत्वों को देखा कि कौन कौन से तत्वों के गुण धर्म एक जैसे हैं। उसके बाद उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को क्या किया? व्यवस्थित किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? तो उत्कृष्ट गैसों को अक्रिय गैस अथवा निष्क्रिय गैस या फिर नोबल गैस भी कहा जाता है। और इन्हें अलग क्यों रखा गया? क्योंकि ये कैसी होती है? अक्रियाशील होती है, क्योंकि इनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है। इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, अतः ये किसी के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते। अतः इन्हें अलग से एक वर्ग, जिसे शून्य वर्ग कहा जाता है, उस वर्ग में रखा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेज संख्या 100 का पहला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी की मदद से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की किन किन कमियों को दूर किया गया, वो हमें बताना है। तो पहला, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। वही मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। दूसरी विशेषता क्या है कि हाइड्रोजन को प्रथम समूह में स्थान दिया गया। वही मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था। तीसरा, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का क्या लगता है? पता चलता है, जबकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी। फिर अगला बिंदु है, तत्वों को उनके भार के अनुसार भारी तथा हल्के अलग अलग क्रम में रखा गया है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में हल्के तत्वों को अलग रखा गया है, भारी तत्वों को अलग रखा गया है। ठीक उसी तरह धातु, अधातु और उपधातुओं को भी उचित स्थान दिया गया है। वही मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की लगभग सभी कमियों को आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया गया? दूर किया गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है? यानी मैग्नीशियम के जैसे दो अन्य तत्वों के नाम बताने हैं जिनके गुण मैग्नीशियम के जैसे हैं, और हमें बताना है कि हमने जो चयन किया है उनका आधार क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा बेरिलियम और कैल्शियम। इन दोनों ही तत्वों के गुण धर्म मैग्नीशियम की तरह है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि दोनों ही तत्वों के बाहरी कोश में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 2-2 है। ठीक उसी तरह जैसे मैग्नीशियम में होते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12, यानी 2, 8 और 2। तो मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक उसी तरह बेरिलियम और कैल्शियम, इन दोनों के भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अतः इनके गुण धर्म मैग्नीशियम के समान होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, के नाम बताइए 3 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ऐसे 3 तत्वों के उदाहरण देने हैं जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो इसका जवाब हो जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन तीनों के बाहरी कोश में 1-1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। दूसरा है, 2 तत्व जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो इसका जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम। इन दोनों तत्वों के बाहरी कोश में 2-2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तीसरा है, 3 तत्व जिनका बाहरी कोश
पूर्ण हो। और बाहरी कोश पूरा किसका भरा होता है? अक्रिय गैसों का, जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी अक्रिय गैसें हैं जिनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है। अगला प्रश्न है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? ये हमें बताना है। तो हाँ, इन तत्वों के परमाणुओं में क्या है? समानता है। क्या समानता है? कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों धातुओं के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इनकी संयोजकता कैसी है? समान है। अतः ये धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, यानी कि अक्रिय गैस है, जबकि नियॉन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता है अथवा नहीं है, ये हमें बताना है। तो हाँ, इन दोनों में यानी हीलियम और नियॉन के परमाणुओं में क्या है? समानता है। कारण क्या है? कि इन दोनों की संयोजकता कितनी है? 0 है। मतलब इन दोनों के बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। ठीक है। अतः इन दोनों के जो रासायनिक गुण धर्म है वो एक समान होंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 1 से लेकर जो 10 तक तत्व है उनमें से धातु कौन कौन सी है? तो उसमें से 2 धातु है, एक लिथियम और एक बेरिलियम। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? तो हमने चैप्टर के दौरान पढ़ा था कि आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर जगह दी गई है, जिसमें पहले वर्ग में क्षारीय धातु है और दूसरे वर्ग में क्षारीय मृदा धातु है। तो इनमें से जो दूसरे वर्ग में धातु है वो कौन सी है? वो बेरिलियम है। अतः इन सभी धातुओं में से सबसे अधिक धात्विक गुण बेरिलियम में उपस्थित होगा। तो इस प्रकार हमने पाठ के भीतर दिए गए सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आगे हम बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। तीसरा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो यह कथन गलत है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तत्व X, XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? देखो यहाँ पर क्लोरीन 2 जुड़े हुए हैं, यानी जहां पर जो X वाला तत्व है उसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए। तो सोडियम का कितना होता है? +1, मैग्नीशियम का +2, इसका +3 और सिलिकॉन का कितना होता है? +4। तो इसमें से कौन सा होगा? +2 वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, क्योंकि देखो MgCl2, क्योंकि Cl की कितनी होती है? -1। तो यहाँ पर इसके 2 परमाणु है, तो इसके साथ संयोजकता करने वाला जो परमाणु है उसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? +2। तो +2 यहाँ पर किसकी है? मैग्नीशियम की। अगला प्रश्न है, किस तत्व में 2 कोश है और दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित है? यानी हमें उस तत्व का उदाहरण देना है जिसमें 2 कोश है और दोनों कोश पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा नियॉन, जो कि एक अक्रिय गैस है। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है, यानी पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में 8। फिर दूसरा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, यानी कितना हो गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। तो इसका जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। फिर कुल 3 कोश है और संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन के 3 कोश है और संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, क्योंकि जो सिलिकॉन है वो 14 नंबर पे आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2, 8 और 4। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कुल 2 कोश है और संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो होगा बोरॉन। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 3। ठीक है। फिर दूसरे कोश में
पहले कोष से दुगुने इलेक्ट्रॉन है, तो वो कौन सा होगा? वो होगा कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 4। तो ये आपका तीसरा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बोरॉन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुण समान है? तो इसका जवाब हो जाएगा सभी तत्व कैसे हैं? सभी तत्व धातु हैं, ये पहला गुण। दूसरा, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार और धात्विक गुण क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। और तीसरा समान गुण है कि इस वर्ग के सभी तत्व क्या है? विद्युत के सुचालक है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुण धर्म समान है? तो फ्लोरीन वाले स्तंभ में सभी तत्व क्या है? अधातु है और उनकी संयोजकता कितनी होती है? 7 होती है। और दूसरी विशेषता है कि वो सब विद्युत के कैसे हैं? कुचालक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, मतलब उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17। ठीक है। इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो परमाणु संख्या कितनी है? 17 है, क्योंकि देखो 2 8 और 10, 10 और 7 17। अब निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? परमाणु संख्या कोष्टक में नीचे दी गई है। तो देखो, जो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसकी समानता उस तत्व के साथ होगी जिसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें से जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 और 7। तो फ्लोरीन के भी बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अतः इन दोनों के रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में 3 तत्व ए, बी और सी की स्थिति निम्न प्रकार है। एक समूह 16 का सदस्य है बी और समूह 17 के 2 सदस्य है ए और सी। बताना है, पहला प्रश्न है कि धातु या अधातु कि इनमें से धातु और अधातु कौन कौन सी है? तो इसमें से जो ए है, ए अधातु है। ठीक है। और जो बी और सी है वो अधातु की श्रेणी में नहीं है। फिर बताना है कि बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील या कम है, यानी इन तीनों में अधिक अभिक्रियाशील कौन है और सबसे कम कौन है? तो सी सबसे कम क्रियाशील है। कौन? सी सबसे कम क्रियाशील है, क्योंकि ये अधातुओं की श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर स्थित है। अतः इनमें से सी सबसे कम क्रियाशील होगा। किसकी तुलना में? बी की तुलना में। फिर का साइज से बड़ा होगा या छोटा? इनमें से किसका साइज किससे बड़ा होगा और किससे छोटा? तो इसमें से जो सी का आकार है वो बी से कैसा होगा? छोटा होगा, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर आकार घटता जाता है। तो बी का आकार सी की तुलना में बड़ा होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा? कि कोई भी आयन धनायन या ऋणायन कैसे बनाएगा? तो तत्व ए क्या बनाएगा? ऋणायन बनाएगा, क्योंकि तत्व ए क्या है? अधिक ही अधात्विक। तत्व ए कैसा है? तत्व ए आवर्त सारणी में दाएं ओर स्थित है। इसका मतलब इसमें अधात्विक गुण ज्यादा है और अधात्विक गुण ज्यादा होने के कारण इसमें ऋणायन बनाने की क्षमता भी क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है। तो ये आपका छठा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन जिसका परमाणु संख्या 7 है और परमाणु संख्या 15 के आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व है, यानी एक नाइट्रोजन और एक परमाणु संख्या 15 वाला तत्व, ये दोनों ही समूह 15 यानी वर्ग 15 के तत्व है। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत तत्व होगा और क्यों होगा? तो देखें, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 5, और यह क्या होगा? अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। ठीक है। वही दूसरा तत्व कौन है? 15वें नंबर पर कौन आता है? फास्फोरस। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों ही क्या है? अधातु है, परंतु फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है? 2 8 और 5, यानी कि इसका जो स्थान है वो नाइट्रोजन से नीचे की ओर है। अतः इसकी जो ऋणात्मकता है या ऋणायन बनाने की जो क्षमता है वो क्या होती है? वो नाइट्रोजन की तुलना में कम होती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में
तत्व की स्थिति से क्या संबंध है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में उस तत्व की स्थिति से कैसे संबंध है वो हमें बताना है। तो तत्वों का उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार वर्गीकरण किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। अब किसी तत्व की बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से उसकी संयोजकता का पता चलता है। किसी तत्व के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है उससे ही उसकी संयोजकता का पता चलता है तथा उससे ही कोशों की कुल संख्या उसकी आवर्त संख्या होती है। यानी उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उससे तो उसकी संयोजकता पता चलती है और उस परमाणु में कितने कोश मौजूद है उन कोशों की संख्या से उसकी आवर्त संख्या का पता चलता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संयोजकता का और उसकी आवर्त संख्या का क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 है, चारों ओर परमाणु संख्या 12, 19, 21 और 38 वाले तत्व स्थित है। यानी कैल्शियम के चारों ओर परमाणु संख्या 12, परमाणु संख्या 19, 21 और 38 वाले तत्व मौजूद है। इनमें से किन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण कैल्शियम के समान होंगे। अब देखो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 8 और 2। यानी इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इनमें से जिस तत्व के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसके गुण कैल्शियम से मिलते जुलते होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 21 है, कितनी, जिसकी परमाणु संख्या 21 है और जिसकी परमाणु संख्या 38 है, ठीक है, उनके गुण, उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, इस कैल्शियम के समान होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके भी बाहरी कोश में देखो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसके भी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके भी बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जिसके बाहरी कोश में 2-2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उनके गुण कैल्शियम से क्या होंगे, मिलते जुलते होंगे। तो उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। इन दोनों सारणियों में हमें तत्वों की जो व्यवस्था है उसकी तुलना करनी है। तो हमने एक भाग में लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी और दूसरे भाग में हमने लिखा है मेंडलीव की आवर्त सारणी। पहला बिंदु है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पर आधारित है। वही जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पर आधारित है। दूसरा बिंदु है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप है और 7 वर्ग यानी कि 7 पीरियड यानी कि आवर्त है। वही मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह है और 6 वर्ग है, 8 समूह है और 6 क्या है, 6 आवर्त है। 8 समूह है और 6 आवर्त है। अगला बिंदु, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें अक्रिय अथवा निष्क्रिय गैसों को 18वें वर्ग यानी 0 वर्ग में रखा गया है। वही मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं मिला है। तो ये 3 प्रमुख अंतर है आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था को लेकर। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमने पाठ के भीतर और अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को तो फोड़ ही दे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टाटा, बाय बाय।